हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। जो पीयूष गोयल जी हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने कहा है अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकॉनमी अचीव करनी है 2025 फिनेंशियल ईयर तक, यानी 31 मार्च 2026 तक, तो हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? 20%। यानी जीडीपी में एक्सपोर्ट का शेयर कम से कम 20% होना ही चाहिए अगर हम लोग $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं 31 मार्च 2026 तक, यानी फिनेंशियल ईयर 2025 तक। ये देख लीजिए, एक अच्छे एक्सपोर्ट के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आपको पता ही है रुपये स्ट्रॉन्ग होने से क्या प्रमोट होता है? इंपोर्टर्स के लिए बेहतर रहता है क्योंकि कम डॉलर देने पड़ते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए वैसे डेप्रीशिएशन जो रुपीज़ का होता है, डेप्रीशिएशन बोल रहा हूँ, मतलब कि डिवैल्यूएशन जो होता है डॉलर के मुकाबले, वो अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन तो इन्होंने एक्सपोर्टर्स को समझाने की जरूरत, मतलब कि कोशिश की है कि एक स्ट्रॉन्ग रुपी एक्सपोर्ट के लिए भी बेहतर होगा। अब वो कैसे बेहतर होगा वो तो बाद में थ्योरी लेके आएंगे कुछ, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल इन्होंने यही कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रुपी एक्सपोर्ट के लिए बेहतर होगा। हमें अगर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी अचीव करनी है तो हमारा एक्सपोर्ट जो जीडीपी का शेयर है वो कम से कम 25% होना चाहिए एटलीस्ट, यानी कम से कम अगर हो तो 20% तो हुई ही। बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि 25% क्यों होगा है, हमने 25% इसलिए कहा है कि कोई ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया सके, क्योंकि ये जो 5% एक्स्ट्रा आएगा उससे हम बचे हुए ऑयल की कीमत को वापस से अदा कर देंगे। आप याद रखिएगा हमेशा, ये जो स्ट्रॉन्ग रुपी होता है ये एक्सपोर्ट को डीमोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि $1 के मुकाबले कम रुपए मिल रहे होते हैं एक्सपोर्टर्स को, और अगर डिवैल्यूएशन कोई कंट्री करती है तो वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही करती है। चाइना के विषय में आपने 10 बार सुना होगा कि डीवैल्यूएट कर दिया उसने रेनमिनबी को, क्यों? ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। पीयूष गोयल जी क्या कर रहे थे? एसोचैम के एनुअल सेशन द ग्रेट रीसेट को एड्रेस कर रहे थे। द ग्रेट रीसेट क्यों? क्योंकि पैंडेमिक के बाद हमें एक रीसेट की ज़रूरत है। देखिए, जब हैंग हो जाती है कोई चीज़ तो आप रीसेट करते हैं ना सॉरी, जैसे ही आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो रीसेट करते हैं, तो वैसे ही हमें भी एक रीसेट करना है। इंडिया का एक्सपोर्ट $410 बिलियन टच कर गया है, हालांकि इस फिनेंशियल ईयर के टारगेट टच कर जाएगा। हालांकि इस फिनेंशियल ईयर के टारगेट $400 बिलियन था, क्योंकि फरवरी 2022 तक 374 हो गया है, तो आप इजीली समझ सकते हैं मार्च में तो और ज़्यादा होता है। मार्च में मेरे ख्याल से $45 बिलियन तक तो चला ही जाएगा एक्सपोर्ट, तो 410 से ऊपर निकल जाएगा, अभी तक का हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, गोयल जी ने कहा है कि अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनाना है इंडिया को, तो हमें जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में इंडिया को उसको बढ़ाना होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी जीडीपी में उसको बढ़ाना होगा, तभी हम ग्लोबल सर्विस ट्रेड के मामले में टॉप 3 नेशंस में पहुंच सकते हैं। ओईसीडी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 2021 के लास्ट तक यूएस की इकॉनमी सेम साइज रहने वाली है जैसे कि 2019 में थी, और चाइना मुश्किल से 10% आगे बढ़ेगी। यूरोप और जापान जैसे पैंडेमिक के पहले थे वैसे ही आ जाएंगे, कई वर्षों तक ऐसा होता रहेगा। इंडिया की इकॉनमी 2011 में जो जीडीपी की थी, मतलब जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट था वो 24.5% था, वो डिक्रीज़ हुआ है 18.7% हुआ है। तो इंडिया की इकॉनमी को अभी और बेहतर करना है, तब जाकर वो अपनी 2011 वाली पोजीशन को अचीव कर पाएगा अगर जीडीपी में एक्सपोर्ट की बात की जाए। इंडिया का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें 13th पोजीशन पे है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया की भागीदारी 2.2% है। हालांकि एग्रीकल्चर की बात करें तो 1991 के बाद हम लोग अब जाकर नेट एक्सपोर्टर हो पाए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। हालांकि अभी भी 2013-14 के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हाईएस्ट एग्री एक्सपोर्ट रहा था हमारा उस वर्ष एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ सरप्लस कितना था, एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस था $24.7 बिलियन का, यानी हाईएस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ था $43.6 बिलियन का। अभी भी मरीन प्रोडक्ट टॉप करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को, फॉलोड बाय राइस, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पीएलआई स्कीम जो वाइट गुड्स के लिए है
उसको अब 25 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेकंड चांस मिल सके इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट का। देखिए, कैबिनेट द्वारा पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट है या फिर सब असेंबलीज के लिए है। वाइट गुड्स में आपके एलईडीज, एयर कंडीशनर, कई सारी महंगी चीज़ें आती हैं, जैसे फ्रिज वगैरह हुआ, ये सब आता है। तो वाइट गुड्स के लिए जो पीएलआई स्कीम है 7 वर्षों का इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, फिनेंशियल 2022 से 2029 तक। टोटल 6,238 करोड़ का आउटले अप्रूव किया गया है। पीएलआई स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने 16 अप्रैल 2021 को अनाउंस किया था। गाइडलाइंस 4 जून 2021 को जारी की गई थी। अभी तक 42 एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं। 26 हैं एयर कंडीशनर्स के लिए और 16 है किसके लिए, एलईडी प्रोजेक्ट्स के लिए। वाइट गुड्स इन इंडिया पीएलआई स्कीम देख लीजिए। पीएलआई स्कीम जो वाइट गुड्स के लिए है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगी। वाइट गुड्स क्या होती हैं, हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, लार्ज होम अप्लायंस होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब वाइट हो कलर में ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सब आपके वाइट गुड्स में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम अप्रैल 2021 में अप्रूव की थी 6,238 करोड़ रुपए के बजटरी सपोर्ट से। ये 7 वर्षों के लिए होगी, याद रखिएगा, 2022 से 2029 तक के लिए। हालांकि बेस ईयर 2019-20 ही होगा। ये मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि पीएलआई स्कीम के लिए, हर स्कीम के लिए बेस ईयर 2019-20 होगा, क्योंकि फिनेंशियल जो बजट आया था 2019-20 का, उसमें ही मेरे ख्याल से ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, 4 जून 2021 को इन्होंने नोटिफाई किया कि पीएलआई स्कीम वाइट गुड्स के लिए क्या आपकी कंडीशंस रहने वाली हैं। वाइट गुड्स के लिए जो पीएलआई स्कीम है, ये इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, वाइट गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में बनेगा, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। और ये जो स्कीम है पीएलआई स्कीम, ये पैन इंडिया स्कीम होगी, ठीक है। ये एरिया, पॉपुलेशन, लोकेशन के बेस्ड पर नहीं होगी, यानी पूरे देश में पीएलआई स्कीम वाइट गुड्स के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देख, श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को फिनेंशियल ईयर 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से गवर्नमेंट पर टोटल खर्चा कितना आएगा, 3,275 करोड़ के आसपास, 3,275 करोड़ के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो अगले 5 वर्षों के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान स्कीम को बढ़ा दिया गया है। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक सम्मान पेंशन दी जाने के लिए योजना लॉन्च की गई थी, क्योंकि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा बहुत डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जो उन्होंने किया उस समय वो रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सम्मान देकर उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल स्कीम है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, फ्रीडम फाइटर्स के लिए लॉन्च की गई या फिर उनके जो भी डिपेंडेंट हैं। स्टार्टिंग में ये लॉन्च की गई थी एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर्स पेंशन स्कीम के तौर पर 1969 में, जो कि उस समय के फ्रीडम फाइटर, कभी भी उनको सेलुलर जेल या फिर पोर्ट ब्लेयर में बंद किया गया, यानी काला पानी की सज़ा दी गई होगी। 1979 में जब आज़ादी की हम लोग, 1972 में जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो ये सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए पेंशन इंट्रोड्यूस कर दी गई। 1980 में इसका नाम पड़ा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम। तब से ये ऐसे ही इम्प्लीमेंट की जा रही थी, जबकि 2017-18 में इसका नाम हो गया स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कंट्रीब्यूशन रहा है उनको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया जा सके फ्रीडम फाइटर्स को। मार्च 2019 तक 1.7 लाख फ्रीडम फाइटर्स या फिर उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको सैंक्शन किया गया है सेंट्रल सम्मान पेंशन के लिए। अब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये स्कीम है। अब आप सोच रहे हो पेंशन कितनी मिलती है। अंडमान निकोबार के लिए अलग पेंशन है, जैसे 30,900 के आसपास इस समय करंट की पेंशन की बात करूँ, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए अलग पेंशन है। डीएनए अलाउंस भी ऐड होता है। जो डिपेंडेंट होते हैं उनको 50% इसकी पेंशन मिलती है, यानी 15,000 के आसपास पेंशन मिलती है। याद रखिएगा, जब ये पेंशन स्कीम शुरू हुई थी 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से शुरू हुई थी, तो अब ये लगभग 30,000 के हिसाब से है, तो ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे हमारा 8 मार्च को हुआ, तो समर्थ नाम की एक एंटरप्रेन्योर प्रमोशन ड्राइव चलाई गई है वुमेंस के लिए।
सी नारायण राणे जी ने लॉन्च किया है स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, समर्थ नाम से। ये समर्थ पहले ही से चल रहा है, नई दिल्ली में प्रेजेंट किया गया। देख लीजिए, समर्थ नाम की ये स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव वुमेन्स के लिए लॉन्च की किसने? नारायण राणे जी ने। समर्थ को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। समर्थ का पर्पस क्या है? वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना। तो एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमई सेक्टर में प्रोवाइड करने के लिए और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। समर्थ स्कीम के तहत जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनकी जो भी सीट्स हैं 20% महिलाओं को दी जाती हैं। एमएसएमई बिजनेस डेलीगेशन जो कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भेजा जाता है, उसका 20% महिलाएं होती हैं। एनएसआईसी की कॉमर्शियल स्कीम में 20% डिस्काउंट दिया जाता है एनुअल फीस का। एनएसआईसी मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कमीशन। बाकी पार्टिसिपेशन जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का है, कैसे इंश्योर किया जाता है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट जब भी होती है तो 20% डिस्काउंट दिया जाता है वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। 2020-23 के दौरान अभी भी कहा गया है जो एमएसएमई फील्ड है उससे 25% आपको कम से कम प्रोक्योरमेंट करनी है, और उसमें से मतलब 3% तो वुमेन से ही होनी चाहिए। तो एमएसएमईज में वुमेन्स को प्रमोट किया जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। वर्ल्ड वुमेन डे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मना रही है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कमीशन एंड इंडिया एसएमई फोरम साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये साइंस जो है, क्या साइंस? सन के क्रोमोस्फेयर में जो प्लाज्मा जेट्स ऑक्योर हो रहे हैं उनकी साइंस अनरिवील कर दी गई है। अब देखते हैं, साइंटिस्ट ने अनरिवील किया है कि जेट्स ऑफ प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठोस द्रव गैस के बाद, यानी सॉलिड लिक्विड और गैसियस के बाद फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। इसके जो जेट्स ऑफ प्लाज्मा हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, सन की क्रोमोस्फेयर में दिखते हैं, ठीक है। तो सन की जो एकमात्र विजिबल सरफेस है उसमें दिखते हैं आपको। इनकी थ्योरी जो है अनवील्ड करने की कोशिश की गई है। अब ये आपके जेट्स क्या होते हैं? ये जो घास जैसे दिख रहे हैं ना, ये आपके जेट्स हैं। ये ब्लास्ट होकर ऊपर की तरफ भागते हैं, फिर सन की ग्रेविटी के कारण वापस नीचे पुल अप होते हैं। तो ये जो आपके प्लाज्मा जेट्स हैं ये ऐसे ही ट्रैवल करते रहते हैं सन के एटमॉस्फेयर में, इस वजह से ग्रेविटी और फोर्स की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन ब्लास्ट यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वहाँ पर, और वो ब्लास्ट होकर एटमॉस्फेयर की तरफ भागते हैं, फिर ग्रेविटी के कारण वापस आ जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। प्लाज्मा क्या है? देखिए, अगर ये एनर्जी और मोमेंटम जो कि ये क्या नाम है इनका, प्लाज्मा कैरी कर रहे हैं, अगर इसको सॉल्व कर लिया जाता है, सोलर और प्लाज्मा की जो एस्ट्रोफिजिक्स है इसमें एक फंडामेंटल इंटरेस्ट जनरेट किया जा सकता है। बाकी प्लाज्मा सप्लाइड टू द सोलर विंड्स के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो सोलर विंड यानी क्रोमोस्फेयर के आसपास का टेम्परेचर होता है वो मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और अभी तक ये एक पजल बना है। बाकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा पूरे विश्व में, और सन की क्रोमोस्फेयर में पाए जाते हैं। प्लाज्मा जेट्स क्या होता है? ग्रेस लाइक यानी घास जैसा प्लाज्मा स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लास्ट होकर सरफेस की तरफ भागता है, फिर ग्रेविटी के कारण वापस डाउन होता है। ये देख लीजिए, थ्रेडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी प्लाज्मा जो सोलर प्लाज्मा होता है धागे जैसी संरचना में आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा निस्बत, इन्होंने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया सके। निस्बत क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ इसने एमओयू साइन किया है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए। SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सब कंपोनेंट है दीनदयाल उपाध्याय योजना का, यानी NRLM स्कीम का। पर्पज़ क्या होता है? रूरल एरियाज़ में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में सपोर्ट करना, ठीक, और साथ ही साथ जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट बनाना। देखिए, जो बेनिफिशरीज हैं NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है।
जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज हैं उनको भी सपोर्ट करती है, और अगर जो नए इंटरप्राइजेज हैं उनको भी सपोर्ट करेगी। SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, विलेज लेवल पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो दिया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जाते हैं, वो देख लीजिए 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की थी। फंडिंग जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है बैंकों को, और बैंक देती हैं बेनिफिशरीज को। तो मुद्रा जो है डायरेक्टली लोन नहीं देती। मुद्रा किसके तहत काम करती है? CDB के तहत कार्य करती है, आपको पता ही है। ये शिशु, किशोर और तरुण लोन है जो कि मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं, जिसको मिले हुए बताना, वरना बैंक वाले तो अपने रिश्तेदारों को देते हैं, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट आर्टिकल है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मतलब क्या है? जो एडोलसेंट गर्ल्स स्कूल से बाहर चली गई हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाना और स्किलिंग प्रमोट करना। तो 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को फोकस किया जाएगा और उनका इनरोलमेंट बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यूनिसेफ के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बढ़ा रही है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको टारगेट किया जाता है। लगभग 4 लाख बालिकाओं पर टारगेट किया जाएगा। वो प्राइमरी बेनिफिशरी होंगी किसकी? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की। इतना याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एजुकेशन मिनिस्ट्री यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको 2015 में लॉन्च की गई। सेलेक्टिव एबॉर्शन और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो घट रहा है उसको फोकस करती है। 2011 में ये 918 गर्ल्स था पर 1000 चाइल्ड। जॉइंट इनिशिएटिव है 3 मिनिस्ट्रीज़ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे तीनों मिनिस्ट्री का पढ़ लीजिएगा। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। अब इस समय इंडिया के 405 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बाकी ये आउटपुट है 16 पॉइंट, ये छोड़ दीजिए आप, नहीं तो ये कितना फैक्ट रटेंगे। आपको अगर फैक्चुअल डाटा थोड़ा बहुत रटना है तो पढ़ लीजिए। करनाल में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मऊ में देखिए कितना इम्प्रूव है, 694 से 951 तक चल गया आपका सेक्स रेशियो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।